हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। तो एनर्जी रिसोर्सेज जो है, यहाँ पर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे कि जो आपका सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, इन सब के बारे में हम थोड़ा सा ज्यादा डिस्क्राइब करेंगे और किस तरीके से एनर्जीज को यूज करने का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकता है, या ये एनर्जीज कहती क्या हैं, क्या इनके फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो जो आपका एनर्जी रिसोर्सेस है, उसके बारे में हम फटाफट से डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। एनर्जी रिसोर्सेज, देखिए हम ये जानते हैं कि जो हमारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं, एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे दो टाइप के हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दैट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एंड सेकंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो आपका एनर्जी रिसोर्सेज है, दीज आर द टू टाइप्स, आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड सेकंड दैट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है। अब यहाँ पर जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हम जानते हैं कि ये अनलिमिटेड है। इनके बारे में हमने लेक्चर्स में पढ़ रखा है, तो मैं बहुत ज्यादा इनके अंदर नहीं जाऊंगी, लेकिन हम अदर फैक्टर्स को पढ़ेंगे। रिन्यूएबल जो है अनलिमिटेड है और रिन्यू हो जाते हैं विद इन द टाइम लिमिट, और नॉन रिन्यूएबल जो है लिमिटेड है एंड दे कैन नॉट बी रिन्यूएड इन द लिमिटेड टाइम, मतलब कि ये जो है स्पेसिफिक टाइम में रिन्यू नहीं कर पाते खुद को। यहाँ पर जो आपका एनर्जी रिसोर्सेज है, ये जो है आपका बेसिकली हम जो आज बात करने वाले हैं कि आपका जो एनर्जी रिसोर्सेज है, इसकी प्राइमरी टाइप जो है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के अंदर हम जानते हैं कौन कौन से आते हैं। कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी जो होता है वो है आपका न्यूक्लियर एनर्जी, जिसमें हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जो कि न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी के बारे में हम बात करते हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पर जो है, जो मेन है, हमने कहा है कि दो तरीके के हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल जो होते हैं ये एग्जॉस्टेबल हैं, यानी कि ये खत्म हो सकते हैं, खत्म हो जाएंगे। एंड दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड वंस दे हैव बीन यूज्ड अप, यानी कि अगर इनको आपने एक्सप्लॉइट कर करके खत्म कर दिया है, तो यहाँ पर अब इनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, और जो है इसको विद इन द टाइम लिमिट आप नहीं बना सकते। जैसे फॉसिल फ्यूल है, आपका यूरेनियम है, प्लूटोनियम है। यूरेनियम एंड प्लूटोनियम जो होते हैं, ये आपके रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं, और ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं, ये आपके किस काम में आते हैं? ये आपके न्यूक्लियर एनर्जी के लिए काम में आते हैं। ठीक है। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल जो होते हैं दे आर रिप्लेनिशेबल, यानी कि इनको रिप्लेनिश कर सकते हैं, यानी कि इनको विद इन द टाइम लिमिट आप रिन्यू कर सकते हैं। दिस इंक्लूड द सोलर, विंड एंड हाइड्रो एनर्जी। ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे फॉसिल फ्यूल जो है। फॉसिल फ्यूल क्या कहता है? फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल जो है, ये है आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि एक लिमिटेड टाइम के लिए ही ये अवेलेबल है, क्योंकि इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, करोड़ों साल लगते हैं। तो अगर हम इनको खत्म कर देंगे तो ये पर्टिकुलर टाइम में अपने आप को रिन्यू नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और ये क्यों बने हैं? विच हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द प्री हिस्टोरिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि जो बहुत पुराने एनिमल्स हिस्ट्री के अंदर, जो पुराने एनिमल्स और प्लांट दब गए हैं, उनमें माइक्रोबियल डिग्रेडेशन होके, यानी कि उनमें माइक्रोबियल चेंजेस होके ये कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस बने हैं। आपका कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इसके एग्जाम्पल हैं, फॉसिल फ्यूल के एग्जाम्पल है। न्यूक्लियर एनर्जी जो होता है, न्यूक्लियर एनर्जी में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर फिशन के थ्रू। और न्यूक्लियर एनर्जी इतना हाई अमाउंट में एनर्जी होती है, आपने देखा होगा कि कई आजकल जो कंट्रीज हैं एक दूसरे को एटॉमिक बम और ये सब जो है कहते हैं कि हम एटम बम गिरा देंगे, या एटॉमिक हथियार वगैरह बनाए हुए हैं। कभी आपने कुछ यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम में देखा होगा कि पंजाब बोलता है कि हमारे पास, सॉरी पंजाब नहीं, सॉरी पाकिस्तान बोलता है कि हमारे पास पाव पाव किलो के एटम बम है। वो इस तरीके के बकवास वीडियोस जारी करता है।
तो वो जो है दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर वो इतनी हाई अमाउंट में एनर्जी है कि वो बहुत हाई लेवल का डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस करती है। और अगर आपने देखा हो या अगर आपको पता हो, आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो कि पहला, अभी तक का जो पहला एटॉमिक जो बम है, एटम बम है, वो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे करीबन 1942 के आसपास गिराया गया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का ये था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब ये गिराया गया तो फिर जो है कितना डिस्ट्रक्शन, मतलब आज की जनरेशन तक इसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी ये है। सोलर एनर्जी जो है, सोलर एनर्जी हम ये जानते हैं कि कई घरों में अगर सोलर कुकर है तो दे कैन बी वेरी मच अंडरस्टैंडेबल कि इट इज वेरी मच अंडरस्टैंडेबल कि जो है सोलर एनर्जी जो है रिन्यूएबल है, और इसमें हम सोलर पैनल्स को यूटिलाइज करते हैं फॉर द पावर जनरेशन। आजकल जो है कई लोग अपने घरों में सोलर पैनल्स लगवाते हैं, जिससे उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल बिल्कुल जीरो आ जाता है, नेगेटिव में आ जाता है। सोलर सेल जो होते हैं, सोलर सेल्स पे आप लोगों के मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, इसलिए मैंने सोलर सेल वाला टॉपिक ऐड किया है। सोलर सेल आर मेड अप ऑफ द सेमी कंडक्टर मटेरियल लाइक सिलिकॉन। इसमें सिलिकॉन मटेरियल यूज किया जाता है, और इसमें जो रेडिएटिंग लाइट है और हीट है जो कि सन से आती है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? सोलर एनर्जी के एडवांटेजेस हैं, ये जो है अगर मैं देखूं कि सोलर एनर्जी के एडवांटेज क्या है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी कि ये एक तो बहुत, कोई भी पोल्यूशन नहीं होता, ग्रीन एनर्जी है, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी का आप इसको नाम दे सकते हो। कोई हार्मफुल आपकी ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, ये सब कुछ भी जनरेट नहीं होता। तो कार्बन डाइऑक्साइड, NO2, ये सब जो है कुछ भी गैसेस जो है जनरेट नहीं होती। इकोनॉमिकल वायबल, द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द सेल्स आर वेरी लो। आजकल जो है इसको थोड़ा सा ये हम बोल सकते हैं कि इसका जो कॉस्ट आता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का ही कॉस्ट है, बाकी तो जो है इजी पड़ जाता है। लेकिन ये कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा इकोनॉमिक है, हाँ, लेकिन ये है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आप इसको कर सकते हैं। Accessible, solar panels are easy to set up and can be made accessible in remote location। अब जो है अगर बाहर भी आप लगा सकते हो, घर के बाहर आपकी छत है वहां लगा सकते हो, तो आप इजीली इसको अपने घर में एक्सेस कर सकते हो। रिन्यूएबल तो है ही सही, रिन्यूएबल की बात तो हमने कर ही ली है। अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि अनलिमिटेड है तो कोई मतलब भी नहीं है इसको कि इसका लिमिटेशन होने का। अब डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? डिसएडवांटेजेस जो है वो ये है कि एफिशिएंसी लो होती है। एफिशिएंसी मतलब कि ये जो होता है ना, ये अनप्रिडिक्टेबल होता है, इंटरमिटेंट है, अनप्रिडिक्टेबल। इसको एफिशिएंसी, इंटरमिटेंट, अनप्रिडिक्टेबल, ये तीनों लिंक्ड टर्म है जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एफिशिएंसी लो होने का मतलब ये है कि सपोज है किसी दिन क्लाउडी डे है, ठीक है, वेदर पे डिपेंड है। क्लाउडी डे है तो क्लाउडी डे की वजह से क्या हुआ कि सोलर सोलर पैनल कहाँ से लाएंगे सनलाइट? तो क्या हो जाएगा कि वो जो है उस दिन आपको सोलर लाइट नहीं मिलेगी, ठीक है, उस दिन कन्वर्जन नहीं होगा। तो वो जो है उसमें गैप आ गया, मतलब कि जो है कल मिल रही थी आज नहीं मिल रही है, तो वहां पर वो बड़ी दिक्कत हो जाती है। अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल मतलब कि वो डिसाइड नहीं होता कि भाई बारिश के दिनों में खास तौर से ज्यादा दिक्कत आती है, या जो क्लाउडी डे उसके उस टाइम पे ज्यादा दिक्कत आती है, तो इसलिए थोड़ा सा। और एफिशिएंसी मतलब कि अभी सोलर एनर्जी पे काम किया जाना बाकी है। सोलर एनर्जी जैसे हम कहते हैं कि हम जो है स्टीम से गाड़ियां चला देते हैं, जो है हम जो है पेट्रोल डीजल से गाड़ियां, ट्रेन चला सकते हैं, लेकिन अभी सोलर एनर्जी को उतना यूटिलाइज करना बाकी है कि ट्रेन पे सोलर पैनल्स देखिए। लेकिन कई देशों ने अभी सोलर पैनल्स जो है अपनी ट्रेन पे लगा दिए हैं, ठीक है, तो वो एक बहुत करना हमारे देश में अभी बाकी है, हमारी कंट्री में अभी इस पे काम किया जाना बाकी है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इसकी एफिशिएंसी उतनी नहीं है अभी कि भाई हम पेट्रोल की जगह सीधा सोलर एनर्जी पे आ जाएं, ये अभी पॉसिबिलिटीज अभी थोड़ी सी कम है, ठीक है। डिफिकल्ट टू कैरी, बिल्कुल सोलर पैनल्स जो हैं उनको इधर से उधर लाने में, जैसे आपने घर शिफ्ट किया, आपने एक दूसरा घर खरीदा, तो वो जो है वहां से वहां शिफ्टिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। सोलर पैनल्स आर फ्रेगाइल, मतलब कि टूट बहुत जल्दी जाते हैं, डैमेज बहुत इजीली हो जाते हैं, एक बड़ी कॉस्टिंग होती है, और हाई कॉस्ट है, मतलब कि एक सोलर पैनल थोड़ा सा, हर सोलर पैनल जो है महंगा आता है, क्योंकि अभी हमारा इंडिया जो है, हमारा देश जो है भारत, वो अभी इसमें ये बोल सकते हैं कि अभी हम एक्सपोर्ट मोड पे नहीं आए, अभी हम सारे सोलर सोलर पैनल जो है चाइना से इंपोर्ट करते हैं। ये आप देखिएगा कि सोलर पैनल्स पे अभी हमारे देश को
कह सकते हैं ना कि आत्मनिर्भर बनने में भी टाइम है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया है कि ये सन है, सन के जो है सोलर लाइट आई है, इसको आप सोलर लाइट लिख सकते हो यहाँ पे। अब ये जो सोलर लाइट है, यहाँ पर सोलर जो पैनल्स हैं उसमें कई है। ये सोलर पैनल जो होते हैं, ये एक्चुअली ये सोलर पैनल जो लाइट बनाते हैं दैट इज डीसी लाइट। आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा होगा 10th में, अगर नहीं पढ़ा होगा 10th में तो 11th 12th में तो पढ़ा ही होगा इलेक्ट्रिसिटी में, डीसी करंट और एसी करंट। हमारे घरों में जो लाइट रहती है वो किस फॉर्म में रहती है? एसी लाइट, एसी करंट में। एसी करंट एक्चुअली क्या होता है? जिसमें फेज बदलती रहती है, इस पे एक फेज यहाँ, एक फेज यहाँ, इस तरह से फेज बदलती रहती है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमें जैसे हम चिपक गए तो हम दूसरे इस फेज में हम चिपक गए, तो जैसे ये फेज चेंज होगी ना हम छूट जाएंगे। तो ये एक फायदा होता है। और डीसी करंट का अगर ग्राफ देखोगे तो इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है डीसी करंट को एक कन्वर्टर होता है यहाँ पे, जो डीसी करंट को आपका इन्वर्टर एंड डीसी एंड एसी है ना, यहाँ पर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट द एसी इलेक्ट्रिस ट्रांसफर द कन्वर्टेड एसी इलेक्ट्रिसिटी। अब इस एसी इलेक्ट्रिसिटी को आपके इन पैनल्स में ट्रांसफर किया जाता है, और यहाँ पर जो भी ग्रिड वगैरह है फाइनली उनको यूटिलिटी ग्रिड में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और इससे फिर होम पे सप्लाई होती है। ये ऐसा कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये काम जो है यहाँ पर ये कर सकते हैं हम, ये इस तरीके से यहाँ पर हम सोलर पैनल्स को यूटिलाइज करते हैं। अब जो है सेकंड हमारा टॉपिक दैट इज विंड एनर्जी। विंड एनर्जी जो होती है, विंड एनर्जी क्या कहती है कि विंड से, विंड मिल अगर आपने देखा हो, जो है जो रिमोट एरियाज होते हैं जहां पर बहुत तेज हवा चलती है। इवन अगर आप साउथ जाते हो तो साउथ के एरिया में बहुत पड़ते हैं, क्योंकि वहां पर जो कोस्टल एरिया है वहां पर हवा तेज तेज चलती है। तो वहां पर विंड एरिया जो है, विंड एनर्जी बहुत एक कह सकते हैं कि यूटिलाइज मतलब कि एक बहुत बड़ा सोर्स है। Wind energy is an alternative energy source that utilize the power of wind using wind turbines. Wind energy की जो advantages हैं वही क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल है। इसकी एक्चुअली क्या होता है, बहुत लंबे, भाई ये क्या होता है कि ये हम ये बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल वे में बनता है। तो ये मतलब एक एक पर्टिकुलर स्पेस चाहिए, उतना मतलब कि बहुत ज्यादा स्पेस कंज्यूमिंग नहीं होता है। और जो विंड मिल्स होती हैं उसमें जो ऊपर की तरफ जो इस तरीके की जो उनकी टर्बाइंस होती है ना, जो उनकी विंड प्लेट्स होती हैं, वो बहुत ऊपर लगती हैं, तो वो हम उसको स्पेस की जरूरत नहीं है, वो तो एयर में ही है। ठीक है, तो विंड पावर जनरेट द अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, बिल्कुल अल्टरनेटिव रिसोर्सेज तो है ना। ये इसकी एडवांटेजेस हो गई। डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या होती हैं इसकी? डिसएडवांटेजेस ये है कि जो विंड टरबाइंस होते हैं ना, विंड मिल की जो प्लेट्स होती हैं उनसे, अब जब पक्षी वगैरह उड़ते हैं और ये जब चलती है तो एक डेंजर है। ठीक है, नॉइजी होता है जब ये बहुत तेज चलती है। उसके बाद जो है एक लोकेशन लिमिटेशन है। लोकेशन लिमिटेशन मतलब कि हर कहीं विंड मिल नहीं लगा सकते आप। आपको पता है कि इस एरिया में हवा चलती है वहीं आप लगा सकते हो, कोस्टल एरिया में आप हवा लगा सकते हो, हिल्स में लगा सकते हो। इसके अलावा जो है ये हर समय ब्लो नहीं करती, डजंट ब्लो ऑल द टाइम, मतलब ऐसा नहीं है कि हर समय घूमती रहेंगी। जब हवा तेज चलेगी तो तभी चलेगी। तो इसका मतलब वही है कि एक डिसएडवांटेज आप लिख सकते हो कि जो है इट इज अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल या अनप्रिडिक्टेबल, और सराउंडिंग एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है ना। हाँ, हाँ अनप्रिडिक्टेबल है, वेदर डिपेंडिंग ऐसा लिख दीजिए, वेदर डिपेंड। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट मतलब इनिशियल कॉस्ट इसकी हाई आती है। ठीक है, मतलब एक बार जो सेटअप है उसका खर्चा तो ज्यादा ही आता है। अब यहाँ पर जो होता है, ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको ये आपका विंड आ रही है, जिसकी वजह से ये टर्बाइंस ऐसे रोटेट करेंगी। ठीक है, यहाँ पर जो होता है इसकी वजह से जो गियर सिस्टम जो भी होता है वो जनरेटर को ऑपरेट करता है। जनरेटर से यहाँ पर पावर ग्रिड से जुड़े हुए रहते हैं, और इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कंट्रोलर होता है, और ये पावर ग्रिड से करके और फिर सप्लाई की जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको ये कंप्लीट प्रोसेस किया जाता है। लेकिन अभी भी इस एरिया में भी हमारे देश को काम करना भी बाकी है। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी की हम बात करें तो जियोथर्मल एनर्जी जो होता है, जियोथर्मल एनर्जी मतलब कि हम अर्थ की हीट को यूज करके और कहीं ना कहीं हम उसमें स्टीम जो है बना रहे हैं, और स्टीम से हम जो है सारा ऑपरेट कर रहे हैं चीजों को। जियोथर्मल एनर्जी इज अनदर क्लीन एनर्जी सोर्सेज दैट टैप इनटू द अर्थ्स नेचुरल हीट
टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि अर्थ की इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी, अर्थ की जो नेचुरल हीट है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो है, देखिए ये डायग्राम में अगर मैं देखूँ तो ये हॉट वाटर है, इसको यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो एनर्जी जो हीट है उससे पानी को गर्म किया जा रहा है, उसको किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, स्टीम में। देन यहाँ पर टरबाइन ऑपरेट होगा, देन टरबाइन से जनरेटर, एंड यहाँ पर फिर क्या किया जा रहा है, जनरेटर से यहाँ पर ये इनसे ये आपके ग्रिड में ऐड किया जाता है, और फिर उस पानी को यहाँ पर कूलिंग टावर्स में ऐड करके वापस से नीचे पानी को डाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो जियोथर्मल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं आपके, ये बोल सकते हैं कि जियोथर्मल एनर्जी में आप अर्थ की नेचुरल हीट को यूज कर रहे हैं। ठीक है, इट यूटिलाइज द जियोथर्मल पावर प्लांट और हीट पंप्स टू एक्सेस द हॉट वाटर स्टीम फॉर पावर जनरेशन, while it is limited to the areas while the with the high levels of geothermal activity। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जियोथर्मल एनर्जी को इस तरीके से हम यूटिलाइज करते हैं। अब उसके बाद जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होगा, यानी कि हम भाई पानी के जो डैम वगैरह हैं वो तो हम हाँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर हम क्या जनरेट कर रहे हैं, वो हम जनरेट कर रहे हैं, एक सेकंड, नहीं थोड़ा सा ये मूव नहीं हो पा रहा है, वो ज्यादा ही मूव हो रहा है। और चलिए डायग्राम में हम पहले हम पढ़ लें कि क्या है, फिर हम इसको देख लेंगे डायग्राम को। देखिए भाई, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है, अगर आपने देखा है कि जो डैम वगैरह होती है, तो देखिए डैम में क्या होता है कि यहाँ पर डैम से यहाँ पर पानी निकल रहा है। ठीक है, इसको मैं दूसरे कलर से बनाऊं, पानी के कलर से, यानी ब्लू ब्लू कलर से, तो यहाँ पानी निकल रहा है। अब इस पानी से यहाँ पर क्या हो जाता है, टरबाइन यहाँ पर घुमाया जाता है ना। ये यहाँ पे रिजर्वियर, ये रिजर्वियर है, रिजर्वियर मतलब कि यहाँ पे पानी को आपको इकट्ठा करेंगे आप, फिर यहाँ आप डैम बनाएंगे, डैम से यहाँ पर क्या किया जाता है कि ये इसमें ये यहाँ पर टरबाइन घूमता है। ठीक है, ये नीचे डायग्राम अगर आप देखें, यहाँ पर ये टरबाइन घूमता है, टरबाइन से यहाँ पर फिर जनरेटर, और जनरेटर से फिर यहाँ पे ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर यानी वो ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो लाइट जनरेट होती है उसको ग्रिड को सप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, ये जो है इनटेक, यहाँ से आपको पानी लिया जाएगा, ये कंट्रोल गेट है, मतलब कब डैम को खोलना है बंद करना है। उसके बाद यहाँ पर आउटफ्लो, यानी कि यहाँ से पानी बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसके अंदर क्या किया जाता है, आप जो है मूविंग वाटर को यूज करते हैं फ्रॉम द रिजर्वियर, रिजर्वियर मतलब कि जहां पर आप पानी को होल्ड करके रख रहे हैं, टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल क्लीन एनर्जी। भाई पानी को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी, जो है उस पानी के बहाव से, पानी के फ्लो से, जब पानी इतने ऊपर से नीचे गिरता है ना, पानी इतने ऊपर से नीचे गिरता है, तो ये टरबाइन को घुमाता है। ठीक है, यानी कि ये तब टरबाइन को घुमाएगा, टरबाइन को घुमा के यहाँ पर फिर ये जनरेट करता है एनर्जी, जनरेटर, एंड देन फिर ये ट्रांसफॉर्म करता है किसमें, पावर सप्लाई में जाने के लिए इसको ट्रांसफॉर्म करता है, देन यहाँ पर ये पावर लाइंस के अंदर एंटर करवा। ठीक है, तो ये इसका एक प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पर बस जो है एडवांटेजेस के अगर नाम पे मैं देखूं, तो एडवांटेजेस क्या क्या होती है, एडवांटेजेस होती हैं कि ये यहाँ पर क्लीन एनर्जी है, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, कोई ऐसा पोल्यूशन नहीं होता है ना, रिन्यूएबल है, कॉस्ट इफेक्टिव भी हम इसको बोल सकते हैं। लेकिन जो डिसएडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होती है कि ये जो आपका पावर प्लांट्स होते हैं, ये आपके वाटर रिजर्व, वाटर बॉडीज के आसपास रहते हैं, वाटर बॉडीज के आसपास रहते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि ये जो वाटर बॉडीज हैं, मतलब पानी के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं, पानी के अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनको नुकसान होता है, क्योंकि जो पानी गर्म होता है ना, यहाँ पर जो पावर, ये जब जनरेटर घूमता है तो यहाँ जो पानी आता है ना, वो गर्म होता है, तो इट लॉस द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एक्वेटिक बॉडीज, एक्वेटिक प्लांट एंड एक्वेटिक बॉडीज, ये एक ड्रॉबैक इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसके डिसएडवांटेज, डिस्टेंस नहीं डिसएडवांटेज, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत कर दी यहाँ पे, डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है कंप्लीट होता है। आगे हम जो है बात कर लेंगे इसमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की।
एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है टोटल एनर्जी के रिसोर्सेज से हमें क्या-क्या जो है द एनर्जी रिसोर्सेज हैव द वेरिंग लेवल ऑफ द इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग 4 की एरिया। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज, ठीक है? क्लाइमेट चेंज एक बड़ा एस्पेक्ट है कि जो एनर्जीज़ हैं वो अगर जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं, वो स्मोक प्रोड्यूस कर रही हैं, तो कहीं न कहीं वो क्लाइमेट चेंज में एक बड़ा रोल प्ले कर रही हैं, जिसकी वजह से जो है पूरे वेदरिंग का डिस्टर्ब होना, पूरा हमारा यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस जनरेट होना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने देखने को मिलती हैं। एयर पॉल्यूशन जो है, एयर पॉल्यूशन अगर आप देखें कि फॉसिल फ्यूल, आपके न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब आपके हार्मफुल पार्टिकल्स जनरेट करती है, जिसकी वजह से आपके रेस्पिरेटरी इश्यूज़ जैसे आपका अस्थमा है, आपका रेस्पिरेटरी कैंसर वगैरह है, वो सब चीज़ें डेवलप होती हैं। वाटर पॉल्यूशन जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि वो आपकी जो फॉसिल फ्यूल्स हैं और न्यूक्लियर एनर्जी में अगर आपने पुअर हैंडलिंग करी है, तो कहीं न कहीं आस-पास के जो वाटर रिसोर्सेज़ हैं या जो आपका ये वाटर आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है, वो भी कहीं न कहीं वाटर को पॉल्यूट तो नहीं, हाँ, लेकिन वाटर के अंदर जो आस-पास जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनको नुकसान पहुँचाती है। इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शंस बिल्कुल जो है सर्टेन एनर्जी के लिए जो रिक्वायर्ड कई सारी जो एनर्जी के सेटअप के लिए, एनर्जी रिसोर्सेज़ के सेटअप के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अगर बहुत मतलब जो हम लगा भी देते हैं, लेकिन अगर लगाते हैं तो उसके सेटअप में हमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करना पड़ता है, फॉरेस्ट काटना पड़ता है, वहाँ के हैबिटेट लॉस होते हैं, तो ये जो है लोकल कम्युनिटीज़ को नुकसान होता है, तो ये इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन जो है वो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर, ये नुकसान ज़रूर होता है। अब जो है यहाँ पर ठीक? तो ये जो है फाइनली हमारा एनर्जी रिसोर्सेज़ का टॉपिक था। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, अदरवाइज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।